चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त होगा, पौधों में पोषण। दूसरा चैप्टर नंबर क्या है? जंतुओं में पोषण। पौधे तो पढ़ लिए, जंतु तो पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या है, एक जंतु। जंतु में पोषण। चलो जंतु क्या क्या, जंतु पहले देखे क्या थे। जंतु क्या है? परपोषी। अभी जस्ट पिछले चैप्टर में देखें क्या है, परपोषी, जो अपना भोजन नहीं बनाते। परपोषी में अब है तो क्या क्या खाते हैं हम? पौधे भी खाते हैं, पौधे। जंतु, जंतु से हमें क्या क्या मिलता है? दूध। किससे मिले? गाय। मांस आदि। ठीक, मांस आदि। ठीक, तो हमें गाय से दूध और मांस दोनों मिलते, पर हमें मांस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि किसी जानवर को खाना हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक, पौधे से अनाज, फल। ठीक, तो जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण देखते हैं। तो जंतु पोषण चैप्टर नंबर का नाम ही क्या है? जंतुओं में पोषण। और जस्ट अभी हम पिछले चैप्टर में देखें, अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे पहला चैप्टर, उसमें देखे थे जंतु क्या है? परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो पौधों से हमें अनाज मिलेगा, पेड़ पौधे मिले, फल मिलेगा, जंतु से मिलेगा। और क्या? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या? शहद बनाती है। शहद किससे बनाती हैं? फूलों के रस, फूलों के रस या मकरंद। तो ये पौधे, ये भी क्या है? पौधा। फूल क्या है? पौधा है। अब मधुमक्खी क्या है? जंतु। ठीक, तो मधुमक्खी जंतु है, फूलों के पौधों से मकरंद लेती है, तो क्या हो गया? मधुमक्खी भी पौधों पर डिपेंड है। और नंबर सेकंड था जंतुओं में पोषण। तो सभी जंतुओं के लिए सजीव हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी सजीव है, ठीक, उनके लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब पिछले चैप्टर में देखे ही थे कि जंतु क्या है? परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो पौधों से हम अनाज लेते हैं, जंतुओं से दूध, दही, मांस। ठीक, अभी मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी क्या है? जंतु। और फूलों का रस पौधा। तो मधुमक्खी फूलों के रस से क्या बनाती है? शहद। आगे देखते हैं हम स्टार फिश। स्टार फिश, स्टार फिश में क्या होता है? स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट से बने जीव का भक्षण, भक्षण मतलब खाती। ठीक, स्टारफिश ये समुद्र में रहती है, समुद्र में, समुद्री जीव। ठीक, ये समुद्री जीव है। ऐसे स्टारफिश समुद्र में, जो जैसे घोंघा देखे हो, घोंघा, घोंघा। ठीक, स्टारफिश जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। उस कठोर पदार्थ के अंदर एक कोमल जीव होता है, कोमल। ऐसे घोंघा जैसे वो खोल निकालेंगे, देखेंगे कोमल कोमल जीव होता है। ठीक, घोंघा मतलब वही कोमल जीव, स्टारफिश उसी को खाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बने रहते हैं पदार्थ, वो जीव उन्हीं को खाते हैं। और आगे आहार की विधि। आहार की विधि, आहार की विधि में क्या हो जाएगा? मनुष्य भोजन को
चबाते हैं। ठीक, हम लोग भोजन को चबाते हैं ना, चबा के खाते हैं। अजगर देखो, अपने शिकार को पूरा निगल आहार के बीच क्या है? चबाना, निगलना। और क्या है? जलीय जीव जल के छोटे जीव को। स्टारफिश देखे हो ना, स्टारफिश कैसे होते? इसको बना के मैं दिखाती हूँ। ऐसे 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 स्टारफिश ऐसे होता है। स्टारफिश, ठीक, स्टारफिश यही है। स्टारफिश जब कैल्शियम कार्बोनेट कोई जीव, कैल्शियम कार्बोनेट का जीव को खाने के बाद अमाशय में सिर्फ पाचन होता है। ठीक, तो भोजन, जंतुओं में भोजन है, जंतु में भोजन, सजीवों के लिए भोजन जरूरी है। तो पौधों से हम क्या क्या लेते हैं? मधुमक्खी शहद बनाती है, मधुमक्खी जीव है, और पौधों से शहद लेती है, पौधा है। मतलब जंतु और पौधा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? जंतु जो हैं पौधों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। ठीक, जलीय जीव, जल के बड़े बड़े जीव, मछलियाँ छोटी मछली को खाती हैं, छोटी मछलियाँ उससे भी छोटी मछली को खाती हैं। अजगर अभी हम जस्ट न्यूज़ में देख रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे तो न्यूज़ में देखे 11 साल बच्चे को मगरमच्छ पूरा निगल गया। बस मैं घटना बता रही हूँ। मगरमच्छ अपने कोई भी शिकार हो उसको पूरा खड़े खा लेता है, उसको न काटता न चीरता है, बस उसको खड़े निगल लेता है। फिर धीरे धीरे उसके पेट में थोड़ा उसका पाचन होता रहता है। तो अजगर अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। तो एक चबाना, पूरा निगल जाना, जीव का शिकार करना, ये सब क्या है? आहार की विधि। ठीक, आगे हम देखते हैं मानव में पाचन कैसे होता है। ठीक, मानव में करता है स्टारफिश क्या करता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट्स बना है वो पदार्थों को खाता है। मधुमक्खी से शहद पौधों से लेती है। जंतु, हम लोग मानव पौधे जंतु दोनों खाते हैं। इस दही जैसे गाय से, बकरी से, दूध से उनसे दूध लेते हैं। तो ठीक, तो आगे हम देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं मानव में पाचन, डाइजेशन। ठीक, अब इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक, इसे पाचन में क्या 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 होगा? पहले अंतर्ग्रहण, फिर इसके बाद पाचन के बाद अवशोषण के बाद स्वांगीकरण मतलब हर आर्गन तक पहुंचना। उसके बाद निष्कासन। ठीक, पाचन में इतनी क्रियाएं होती हैं। ठीक, पहले समझो, मानव पाचन हो गए, खाएंगे। ठीक, उसके बाद हर आर्गन से होते ग्रास नली, ग्रसनी, लार ग्रंथियां मिलेंगी, अमाशय, अग्नाशय सब मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में निष्कासन हो जाएगा। तो अंतर्ग्रहण क्या है? भोजन को लेना। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना। फिर पाचन, अपचयन मतलब पचना। अवशोषण अंगों द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा ग्रहण
स्वांग का मतलब कोशिका में अभिक्रिया, फिर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना। अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना। ठीक, चलो पाचन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। जो हम डेली खाते हैं पर उसका काम क्या क्या है, क्या क्या उसका काम है, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक, अंतर्ग्रह पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। ठीक, चलो पहले इसका देखते हैं डायग्राम। डायग्राम ठीक, इसको देखते हैं। ठीक, ऐसे है, कोई मानो बना दो। ठीक, इसका क्या होगा, ये क्या है, इसका मुख, ये मुख हो गया। फिर यहीं से ऐसे ऐसे बनाओ, तुम लोग भी बनाना, बनाओ पहले, हम दोनों समझाते हैं क्या क्या है ये। ठीक, ये मुख हो गया। तो समझे ना, अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। ठीक, इसको एक यहाँ पे क्या हो गया, मुख गुहिका, मुख गुहिका। यहाँ पे क्या हो गया, इसको यहीं पर होती है लार ग्रंथि। ठीक, इसी बोलते हैं यहाँ पे ग्रसनी, और या ग्रास नली। यहाँ पे ग्रसनी और उसके बाद ग्रास नली, ये क्या है, यकृत। अब ये क्या पे है, अमाशय। फिर यहाँ पे क्या है, पित्ताशय। ये जो लटका हुआ भाग है ये पित्ताशय है, और जो पत्ती की तरह दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, ठीक, ग्रास नली, ये क्या है, इसको श्वास नली बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम श्वास नली। जो इसको बनाए हैं ऐसे ऐसे हम, ये क्या है, यहाँ पे जो रंग दिए हैं इसी को बोलते हैं हम वाल्व, इसे बोलेंगे वाल्व। यकृत, अमाशय, या क्या है, यह है अग्न्याशय। ये क्या है, बृहदान्त्र, मतलब बड़ी आंत।
और ये क्या है, छोटी आंत। और ये क्या है, मलाशय। और यहाँ पे है, ये है गुदा। ठीक ठीक। तो हमारा शरीर में पाचन, चाहे अंतःग्रहण हो, श्वसन हो, पाचन हो, स्वांगीकरण हो, निष्कासन हो, हमारे मतलब पाचन में सिर्फ इतने ही आर्गन का काम होता है। यही आर्गन है कि हमारे पूरे शरीर में कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ की वस्तु खाएं तो इसका पाचन यही मिलकर आर्गन करते हैं। ठीक, यही आर्गन करते हैं। इन्हीं आर्गन से फिर हमें हमारे शरीर में भोजन का अन्य भागों में जाता है, जहाँ पर उसका अवशोषण होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, भोजन को पचाने के लिए ये सब भोजन पच गया, फिर कोशिका में जाएगा, कोशिका में उनको जो ग्लूकोज ऊर्जा मिले उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड में, तो ब्लड तो हम सांस लेते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन जाता ही रहता है। ठीक, सांस लेने से ब्लड ऑक्सीजन जाता है, लेकिन भोजन को पाचन करने में मुख से लेकर गुदा द्वार तक जितनी भी आर्गन काम करते हैं सब यही है। मुख, कोई भी खाना खाए मुंह खुला, खाना खाने के लिए मुंह खुले, वो क्या मुख गोई क्या, फिर जैसे खाना खाते हैं देखते नहीं हमारे मुंह में इतना ज़्यादा लार आ जाता है, लार आता है कि वह भोजन को पचाने के लिए। उसके बाद भोजन गया, भोजन अंदर जाने के लिए, फिर लगता है जैसे कुछ भोजन करते हैं, देखो गट गट की आवाज़ आती है, कुछ गटक ऊपर खाना खाए ऐसे किए, ऊपर देखो हिलता रहता है ना जब खाना खाते हैं, जैसे लग रहा है कुछ अंदर जा रहा है। ठीक, यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं, एक वाल्व है। ठीक, हमारी श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक ही जगह पे है। बस जब खाना खाते हैं तो श्वास नली बंद हो जाता है, और जैसे मतलब खाना निगलना बंद हुआ, श्वास नली खुल जाता है, बंद होता रहता है, खुला रहता है। तो जब खाना खाए ग्रास नली खुल गया तो श्वास नली बंद हो गई। ठीक, और जैसे खाना अंदर चला गया, ग्रास नली बंद हो गया, श्वास नली खुल गया। ठीक, तो ये क्या है, वाल्व, हम वो लिखे ना वाल्व है। वाल्व मीन्स या ढक्कन बोल दो, ढक्कन, ढक्कन। तो ये यह वाल्व ढक्कन की तरह का काम करता है। जब खाना खाना हो तो जब खाना निगलना हो अंदर पेट में जाने के लिए, आमाशय में जाने के लिए, तो वह खुल जाता है, जब खाना अंदर चला गया तो बंद हो जाता है। ठीक, तो कभी हमें देख रहे हो हिचकी हमें आती है, क्यों आती है हिचकियाँ, अगर गलती से अगर एक भी दाना हमारे श्वास नली में चला जाए तो हमें हिचकियाँ तुरंत आती हैं। ठीक, और ज़्यादा चला जाए तो हमारी जान जाने की भी खतरा हो रहता है। इसलिए लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए। ठीक, तो आज्ञा से खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक, तो आगे ग्रास नली हो गया, तो एक खाना ऐसे जाता रहता है, फिर उसके बाद आमाशय में जाएगा, आमाशय में फिर यकृत, तो यकृत मतलब खाना जा किस में जाएगा, ठीक, यकृत खाना मतलब खाना कहाँ जाएगा, अमाशय से, ग्रास नली से खाना कहाँ जाएगा, अमाशय में, अमाशय से तब यकृत, यकृत जो है अमाशय, जो यकृत है और अमाशय ये दोनों अपना पाचक एंजाइम फेंक मतलब डालते हैं किसमें, छोटी आंत में। तो यकृत हो गया या अग्नाशय, ये दोनों पाचक एंजाइम छोटी आंत में डालते हैं ताकि भोजन को अच्छे से पचाया जा सके। और दूसरा बड़ी आंत में, फिर बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो है उसमें से जल, खनिज लवण सब आदि सबको निकाल लेता है, फिर उसको अपशिष्ट पदार्थ जो पच नहीं पाता वो मलाशय में चला जाता है, जो सुबह गुदा के द्वार बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये मुख से लेकर गुदा द्वार तक जितनी भी क्रियाएं हमारी होती हैं। चलो अब हम देखें मुख में, मुख में पाचन, मुख में पाचन। अब पाचन है क्या, चलो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थों में टूटना, टूटना मतलब मंड या शर्करा, शर्करा में। ठीक, तो मुख्य पाचन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट, हमारे कार्बोहाइड्रेट पाचन सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुख से स्टार्ट, मुख से शुरू। ठीक, तो सबसे पहले पाचन मुख से स्टार्ट होता है। ठीक, तभी हम कहते हैं कि खाना को 32 बार चबा के खाना चाहिए, तो खूब चबा चबा के खाना चाहिए ताकि कम से कम 60 to 80% हमारा भोजन मुख में ही कार्बोहाइड्रेट पच जाए। ठीक, इसलिए भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या हमारा मुख, मुख में पाचन, मुख से कहाँ गए, मुख गुइका में जैसे खाना खाए तो हमारा मुख गुइका पहुंच गया, तो क्या निकलेगा सबसे पहले, लार, लार, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा,
लार। इन लार का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में टूटना। ठीक ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थों में टूटना ही क्या हो जाएगा? मंड या शर्करा। और क्या करते हैं? दांतों से चबाना। जीभ क्या करेगा? स्वाद का पता, जीभ स्वाद का पता करेगा। और क्या क्या होगा? ठीक, मंड या शर्करा में। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण अगर आपको चेक करना है कि हम जो भी खाना खाए मुंह में हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है कि नहीं होता है, तो क्या करो? चावल लो, थोड़ा सा चावल ले लो, जो हम खाते हैं चावल को चबा लो। चबाने के बाद उसके बाद उसका टेस्ट करो। अगर टेस्ट करने के बाद क्या पता चलेगा कि यह चावल जो है अब कार्बोहाइड्रेट से मंड में मतलब सरल पदार्थों में बदल गया है। ठीक, चावल चबा कर फिर परीक्षण करने पर पता चलता लार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक, अगर तुम्हें पता चले कि लार हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचन क्यों करेगा, लार कार्बोहाइड्रेट पाचन कैसे कर सकता है, ठीक, कभी डाउट हो तो क्या करना? जो चावल खाओ उसको चबा लो कुछ देर बाद, उसके बाद चेक करना। ठीक, अगर कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित हो गया तो लार जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, दांतों से, तभी तो हम कहते हैं दांतों से चबाना। तो 32 बार खाना या भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में, ताकि भोजन में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारे मुख में ही लगभग अधिकतम हो जाए। ठीक, जीभ में स्वाद पता, कड़वा है, खट्टा है। ठीक, इसको हम आगे देखते हैं। बस बता रहे हैं कि क्या क्या मुख में हो सकता है। मुख में खाए खाना, लार ग्रंथि से लार निकला, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाचन स्टार्ट हो गया। जीभ से स्वाद पता चलेगा। दांतों को वह खाना को पीसने में, छोटे छोटे टुकड़ों में करने में मदद करेगा। ठीक, दांतों को जब पीसते हैं, देखो खाना कितना बड़े बड़े रोटियां खाए, पीसते पीसते पता लगा एकदम इतना पतला हो गया, पानी की तरह हो गया है। ठीक, तभी कहते हैं 32 बार चबा के खाना चाहिए, जीभ से स्वाद पता चलता है। ठीक, इसके बाद भोजन हमारा कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ठीक, इसके बाद जस्ट ग्रसनी में जाएगा। लेकिन उसके पहले दांत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के कौन से अंग में खट्टा महसूस होता है, किसमें मीठा महसूस होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं दांत। दांत मीन्स टीथ मीन्स दांत। चलो दांत, अब सोचो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दांत होंगे कि नहीं होंगे? 2 प्रकार के। एक, जब स्टार्टिंग में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको देखते 2-3 साल, लगभग 3-4 साल में उसके दांत जामना स्टार्ट होते हैं, लगभग 8 साल तक रहते हैं। ठीक, उसके बाद जब 8 साल बाद उस टूटना शुरू स्टार्ट हो जाता है। फिर जब दोबारा आते हैं तब वो परमानेंट हो जाते हैं। तो दांत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दांत कैसे हो जाएंगे? 2 बार आते हैं। 3 से 5 वर्ष में, 8 वर्ष में गिर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दुधिया दांत। हम कहते नहीं दूध के दांत हैं तुम्हारे, गिर गए हैं। दूसरा, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत कब तक रहते हैं? लगभग आते हैं 15 वर्ष में। और कब तक रहते हैं? जब तक ना टूटे, खराब ना हो या बुढ़ापे तक। ठीक, तो अस्थाई दांत, दुधिया दांत। ठीक, समझ में आया ना? अस्थाई दुधिया दांत 8 वर्ष तक उम्र में गिर जाते हैं। इसके क्या बोलते हैं? 2 बार आते हैं। एक बार 8 वर्ष मतलब 3-4-5 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होते हैं,
ठीक, 3 4 5 वर्ष की उम्र में वो स्टार्ट होते हैं। फिर 8 वर्ष की, मतलब 8 वर्ष के हुए बच्चे तो उसका झड़ गए, उसको क्या बोलेंगे, दूधिया दांत। उसके बाद जब दोबारा दांत आएंगे ना, जब टूट गए आएंगे, जब आएंगे दांत तो परमानेंट रहेंगे, चाहे जब तक रहें, बस उसमें वो दांत सड़ने ना पाए। अगर सड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, दर्द होगा, निकलते रहेंगे तो परमानेंट, तो हमें कृत्रिम दांत लगाना पड़ता है। ठीक ठीक, उसके देखें अब दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार देखो ऐसे हैं, एक ऐसे। चलो इसको या बोल देंगे जीवन भर, जो जीवन भर रहे हैं। ठीक, अब इसको देखो दांत कैसे हो गए, देख तो मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसको देखो, क्योंकि तुम डेली उसको देख रहे हो, अपने आप को नहीं देख रहे हो, देख रहे हो ना। ठीक, आगे कुछ भी चीज़ लेना हो तो हम काटते कैसे हैं, तो ये क्या है, ये दोनों दांत क्या है, कृंतक। कृंतक मतलब काटना, कृंतक काटना। काटना जानते हो, बच्चे दांत भी काटते हैं, किसी को कैसे काटते हैं, अब एकदम पीछे वाले दांत से काटेंगे नहीं, कुछ भी काटना हो तो इसी कृंतक से ही काटते हैं। काटना क्या है, कृंतक। और जो साइड साइड से न्यूक्लिया रखता है, न्यूक्लिया हल्का न्यूक्लिया रहता है, न्यूक्लिया, ये जो न्यूक्लिया भाग है इसको बोलेंगे रदनक। रदनक मतलब चीरना, फाड़ना, चीरने फाड़ने वाले दांत को क्या बोलेंगे, रदनक। इसको बोल देंगे अग्रचवर्णक, इसको लोग क्या बोलते हैं, चौभर। इसको बोलेंगे चवर्णक, चवर्णक, कृंतक। तो काटने जिस चीज को कुछ को मतलब कोई भी चीज ले तो क्या कर, उसको काटते हैं ना दांत से, पहले काटते हैं। ठीक, उसको बोलेंगे कृंतक। अब कुछ चीज चीरना हो, जैसे कपड़े चीरते तो आगे वाले दांत से चीरते नहीं, कपड़ा चीरना हो, गलती कागज फाड़ना हो तो हम कैसे फाड़ते हैं, तो इस बगल वाले दांत से, जिसको बोलेंगे रदनक, जो हल्का नुकीला होता है। ठीक, साइड साइड से ऐसे देखो, साइड साइड दांत दो, मतलब ऐसे मत गिनो, सामने के 2 दांत छोड़ दो, सामने से 2 दांत छोड़ दो, उसके जस्ट बगल वाला जो दांत है उसको बोलेंगे रदनक। और अग्र चवर्णक, चवर्णक इसको चौभर बोलते हैं, चौभर, यानी कि मेरा चौभर है, वो बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, इसलिए चौभर बोलते हैं। ठीक, तो दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक, अब इसको देखते हैं, अब कितने होते हैं, लगभग 32 दांत। कितने दांत, 32 दांत। ठीक, तो लोगों कितने होते हैं, 32 दांत। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ, यहाँ से बीच में से आगे के दांत 2, देखो बीच में से 2 पार्ट में कर लो, एक में इधर गिरो, 8 दांत इधर, 8 तरफ दाएं, 8 दांत बाएं, और 8 दांत ऊपर, 8 दांत नीचे। ठीक, तो लगभग 32 दांत। दांत ऊपरी और निचली जबड़ों में धसे रहते हैं। ठीक, तो दांत कैसे हैं, ऊपरी और नीचे जबड़े में हमारे धसे हुए रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी जबड़ा क्या है हमारा, स्थिर, ऊपरी जबड़ा क्या है, स्थिर, और नीचे जबड़े को हम हिलाते रहते हैं, इसी तो हम पूछते हैं, इसी से चबाने। ठीक, तो दांत क्या है, दांत 2 बार हमारे आते हैं, एक बचपन में, एक
जब कुछ बड़े हो जाते हैं लगभग 13-14 साल में। दूसरा 32 दांत होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक और दांत हमारे 32 दांत होते हैं। ठीक, दांत जो 32 दांत है ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े में मिलाकर होते हैं। ऊपरी जबड़ा हमारा स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं है, और निचली जबड़े से हम चबा चबा के कोई भी चीज़ खाते हैं। ठीक, तो दोनों को मिलाकर 32 दांत होते हैं। ठीक, और देखते हैं अब दांत सड़ कैसे जाते हैं। ठीक, दांत सड़ते क्यों या दांत सड़ते क्यों क्यों सड़ते हैं। ठीक, चल रात को खाना खाए, रात को खाना दांत में फंस। ठीक, रात को खाना खाए, खाना दांत में फंस गया। ठीक, तो क्या हुआ, मुंह में जीवाणु होते हैं ना, मुख के जीवाणु, मुख के जीवाणु वहां एसिड अम्ल जमा, इसलिए दांत खराब। तो दांत क्यों सड़ते हैं। ठीक, रात को खाना खाए, खाना ब्रश नहीं किए और सो गए। ठीक, जो खाना दांत में फंसा हुआ है, ठीक, मुख में जीवाणु रहते ही हैं, मुख में जीवाणु रहते हैं ना, पॉजिटिव जीवाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणु उस खाने के ऊपर अटैक कर देंगे। अटैक करने के बाद उस खाने की जगह खाने को पचा के उसमें एसिड पैदा कर देंगे। अब वो एसिड क्या होता है, दांत का क्षरण, एसिड के बाद धीरे धीरे दांत का क्षरण करने स्टार्ट कर देता है, इसलिए हमारे दांत सड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। ठीक, तो क्या करना चाहिए हमें, ब्रश सुबह शाम 2 बार करना चाहिए, हमें ब्रश सुबह शाम 2 बार करना चाहिए। तो दांत क्या है, दांत के बारे में अच्छे से जान गए, दांत के प्रकार क्या है। ठीक, दांत कैसे काम करता है, दांत का क्या काम है, दांत चबाने में काम करता है हमारा। दांत 2 बार आते हैं, पता है बचपन में, एक क्या बचपन में आते हैं, उसके बाद 13 साल की उम्र में आते हैं। ठीक, 32 दांत होते हैं, ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, नीचे जबड़े से हम चबाना काम करते हैं। तो ये था हमारे दांत का प्रकार। अब हम देखते हैं जीभ। जीभ क्या है, जीभ क्या पेशी ऊतक है हमारा, कि इसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेशी ऊतक, पेशी अंग। ठीक, कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, ये है जीभ। ठीक, ये क्या है, जीभ। जीभ को देखे हो ना, जीभ। ठीक, तो जीभ मुख में पाचन, हम दांत के बारे में अच्छे से जानेंगे, अब जीभ के बारे में देखते हैं। जीभ, तो जीभ को क्या है, ठीक, सबसे पहले देखो, जीभ एक पेशी ऊतक, इसे किसी दिशा में ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक, कहीं भी। तो जीभ पहले को देख लो एक बार, कुछ भी खाना खाए पता लगा ये मीठा है, कुछ तीखा है, कड़वा है, नमकीन है। ठीक, कैसे पता चलता है हमें कि इसी टेस्ट बड, इसको जीभ को क्या बोलेंगे, स्वाद बताने, स्वाद बताने में। यहाँ पे सबसे सामने क्या होता है, मीठा, कुछ भी मीठा मतलब गुलाब जामुन। फिर यहाँ पे क्या होता है, साइड साइड में नमकीन, और यहाँ पे खट्टा, यहाँ पे क्या हो गया, कड़वा। ठीक, कुछ भी खाओ मीठा लो थोड़ा सा, जीभ के जस्ट आगे ऐसे जीभ निकालो, उसको जस्ट सामने रखो बीचों बीच, तो अब तुम्हें क्या लगेगा, मीठा करके रखना। आज नमक वाला चीज़ लेना, मीठा चीज़ लेना, कड़वा और खट्टा सब लेना, उसको बार बार चेक करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जीभ हमारा ऐसे काम करता है। बीच में रखेंगे तो मीठा लगेगा, साइड साइड रखेंगे जस्ट आगे तो हमें क्या लगेगा, नमकीन। उसके थोड़ा से और अंदर रखेंगे तो खट्टा लगेगा, बाहर जैसे कड़वा में क्या आ जाएगा, करेला, यहाँ क्या आ जाएगा, नींबू, नमकीन में तो नमक वाली नमक, और मीठा में जलेबी, मीठा। ठीक, तो ये हमारा जीभ का काम है। जीभ क्या बताता है, हमारे स्वाद बताता है, स्वाद। ठीक, जीभ स्वाद बताता है, दांत पीसने का काम करता है, और लार ग्रंथि हमारे
कार्बोहाइड्रेट को सरल करने में काम करती हैं। तो ये था हमारे मुख में इतना पाचन होगा। फिर इसके बाद भोजन अब जाएगा नंबर 2 पे, देखते हैं अब ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर उसके बाद जाएगा ये अमाशय, इसके बाद जाएगा अमाशय। ठीक, ग्रसनी देखो बहुत छोटा टॉपिक है, इसको मैं यही बता दे रही हूँ, सिर्फ यही बता रही हूँ। ग्रसनी देखो, ग्रसनी यही है ना, भोजन यहाँ से दांतों सब पीस दिया, दांतों सब खाना पीस दिया। ठीक, उसके बाद जो खाना गट गट की आवाज़ यहाँ पर आती है, तो ग्रसनी वहाँ काम करता है जहाँ श्वास नली और ग्रास नली के बीच ढक्कन लगा होता है। ठीक, जहाँ श्वास नली और ग्रास नली के बीच जो ढक्कन लगा रहता है, उस ढक्कन को पार करना ही क्या हो जाएगा, वो ग्रसनी काम है। जब देखो भोजन को गट से लेकर नीचे ले गया, तो तुरंत जो श्वास नली का पाइप है वो बंद हो जाएगा और ग्रास नली खुल जाएगी। ठीक, तो भोजन को ग्रास नली में ले जाने का काम कौन करेगा, ग्रसनी। ठीक, तो भोजन को ग्रास नली में पहुंचाना तो किसका काम है, इसी ग्रसनी का काम है। ठीक, तो भोजन को ग्रास नली से, मुख से ग्रास नली तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी का सिर्फ इतना ही काम है। ठीक, अब भोजन हमारा पहुंच गया ग्रास नली में। ठीक, ग्रसनी, अब समझे ना ग्रसनी का काम क्या है। ग्रसनी का काम है कि भोजन को जो मुख में है, मुख के भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रसनी। और किसके माध्यम से, एक वाल्व होता है, ढक्कन जैसे ही ग्रास नली में भोजन जाता है, तुरंत ढक्कन श्वास नली वाला बंद हो जाता है और ग्रास नली वाला खुल जाता है। भोजन ग्रास नली में पहुंच चुका है तो ग्रास नली वाला ढक्कन बंद हो जाएगा, श्वास नली वाला खुल जाएगा। ठीक, अब भोजन ग्रास नली में पहुंच गया। ग्रास नली में काम क्या होता है, संकुचन और भोजन अमाशय में पहुंचाना। ठीक, अब जब भोजन पहुंच गया है उसको संकुचन करना। ठीक, कैसे करेगा, कल तुम कछुए चलते हुए देखे ना, बताए थे ना कछुए जंतुओं में गति कैसे होता है। हम पिछले चैप्टर में आप सबको बता चुके हैं कि गति मतलब कछुआ गति कैसे करता है। एक बार चला, पूरा बॉडी सिकोड़ लिया, फिर आगे चला, आगे फिर पूरा पीछे वाला बॉडी सिकोड़ लिया, फिर आगे चला, आगे वाला बॉडी सिकोड़ लिया, पीछे वाला बॉडी छोड़ दिया। तो ऐसे संकुचन करेगा, फिर मतलब पहले फैलेगा, फिर बटोर लेगा, फैलाओ फिर बटोर, तो वही होगा ग्रास नली में। भोजन जैसे ग्रास नली में गया, ऐसे गया यहाँ, तो आगे पीछे पचक गया, फिर ऐसे एकदम ऐसे। इसको देखते हैं पहले। यहाँ देखो ये कैसे है, ग्रास नली है हमारी, ये हमारी ग्रास नली। ठीक, यहाँ से ये भोजन आया, फिर यहाँ देखो यहाँ पचक गया, फिर यहाँ फूल गया, फिर यहाँ पचक गया, यहाँ फूल गया। इसको बोलेंगे यहाँ पे संकुचन, फिर यहाँ पे बोल देंगे फैलाव, फिर संकुचन फैलाव। एक पाइप में पानी की तरह नहीं कि पानी यहाँ से डाल तुरंत पानी एक ही दिशा में चल पड़ा, ऐसा नहीं होता। तो ग्रास नली का काम ये कि भोजन गया, फिर फैले मतलब ऐसे बटोर लेगा एक बार, ताकि भोजन आगे आसानी से पहुंच जाए, फिर आसानी से पहुंचने के लिए फिर बटोर लेगा अपने आप को, फिर फैला देगा। तो संकुचन होगा, फिर फैलाओ, संकुचन फैलाओ, संकुचन फैलाओ। तो ऐसे करते करते भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, अब देखेंगे आगे। अमाशय मुख में पचे भोजन को स्वीकार नहीं। ठीक,
भोजन ग्रासनली से होते हुए अमाशय में जा रहा है, पर भोजन अमाशय में अगर उसको स्वीकार ही ना करे तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो हमें उल्टी आती है ना, कैसे उल्टी क्यों आती है? तब अगर स्वीकार ना करे तो क्या हो जाएगा? उल्टी, ओमिटिंग, ओमन। ठीक, मुख में पचे भोजन को अगर अमाशय स्वीकार ना करे तो हमें क्या हो जाएगी? उल्टी। ठीक, मतलब मुख में पचा, ग्रसने से होते हुए, ग्रासनली से होते हुए पहुंच गया अमाशय में, अमाशय उसको स्वीकार ही ना करे तो भोजन हमें तुरंत उल्टी हो जाएगी। कभी कभी बच्चे देखे ना, बच्चे को देखे हो, बच्चे खाना खाए, कुछ ही समय उल्टी कर दिए, तो क्योंकि उनका भोजन अमाशय में पहुंचने से पहले ही वह ग्रासनली में के द्वारा वापस भेज दिया गया। ठीक, अगर स्वीकार कर लिया जाए, अगर भोजन को स्वीकार, तो आगे पाचन क्रिया शुरू, तो आगे पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक, तो उल्टी हो जाएगी। अगर स्वीकार करें तो आगे पाचन होगा। इसका आकार कैसे होता है ये भी देखो ना, कैसे, ऐसे, ये कैसे होगा? यू आकार, यू आकार। इसी अमाशय में क्या होता है? नंबर 3, HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल क्या होता है? एसिड, एसिड पढ़े ना। चलो इसी चैप्टर में आगे अगला चैप्टर लगभग नंबर 5 नंबर चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहेंगे, लवण कैसे कहेंगे, उसको हम देखेंगे। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ओ एसिड क्या है? एसिड है। तो नंबर इसमें 4 क्या होता है? एक श्लेष्मा, श्लेष्मा इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? क्षार होता है, क्षार। तो एसिड प्लस क्षार में क्या बना लेंगे? उदासीन, उदासीन मतलब कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं। ठीक, अब क्यों नहीं पढ़े? अगर हमारे पेट में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, एसिड होगा, एसिड क्या हो जाएगा? तो हमारे पेट को हमें वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। उस पेट धीरे धीरे पेट के जो आर्गन है उनको काम करना बंद कर देंगे। तो नंबर 4 श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या हो गया? क्षार। क्षार क्या है? जो एसिड और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों उदासीन हो जाएंगे, इसलिए उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 5 क्या हो जाएगा? भोजन 4 घंटे तक रहता है, भोजन 4 घंटे तक इसी में रहता है। ठीक, तो अमाशय में भोजन पचा हुआ भाग जब भोजन जाता है उसका पाचन शुरू हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसमें श्लेष्मा क्षार पाए जाते हैं, भोजन के 4 घंटे तक यही रहता है। और एसिड उसमें होते हैं, क्षार। कभी कभी इनो देखो, इनो क्या है? हमारे पेट में गैस बना रहता है, गैस क्या? ठीक, जब गैस बने रहेंगे तो लोग क्या कहते हैं उसमें? हमें इनो दो। इनो क्या है? इनो एक क्षार है। ठीक, क्षार। उस क्षार को जब हम एसिड और क्षार मिलेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, इसलिए लोग इनो का प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में यह है कि मॉर्टिन व्यक्ति के पेट में छिद्र, ठीक, एक यूएसए के मॉर्टिन नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक, व्यक्ति थे, उनके पेट में छिद्र हो गया। इसी मतलब कोई कहीं जगह गए थे, उनको वहां गोली लग गई। ठीक, गोली लगने के बाद उनके पेट में एक छिद्र हो गया, तो उनको उस छिद्र कोई भी दवा की वजह से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ? तो डॉक्टर क्या नाम, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर ब्यूमान।
प्रेक्षक को अमाशय के बारे में बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल है कि मार्टिन व्यक्ति को पेट में छिद्र, ये क्या हो गया, एक बीमारी। ठीक, तो डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर ब्यूमार्ड थे, ब्यूमार्ड। तो इन्होंने उनके छिद्र में, पेट में जब छिद्र हो गया तो उन्होंने एक प्रेक्षण किया कि प्रेक्षण किया कि जब तक, प्रेक्षण में क्या पाए, प्रेक्षण जब तक पाचन पूरा नहीं तब तक छोटी आंत का मुख नहीं खुलता है। ठीक ठीक, कितना लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल। ठीक, अब समझे कि नहीं समझे, पहले एक बार समझ लो। मुख में गया, मुख से दांत में, दांत का काम चबाना है, जीभ से स्वाद पता करना, फिर ग्रसनी के द्वारा ग्रासनली में आया, ग्रासनली में अगर भोजन पचा हुआ अमाशय स्वीकार कर ले तो आगे पाचन होगा, नहीं स्वीकार करे तो उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर हो जाएगा। ठीक, पाचन अमाशय में क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद श्लेष्मा, वहाँ की जो वो परतें बनी रहती अमाशय की, पेट की हमारी जो परतें हैं उसको श्लेष्मा, वहाँ पे ओएच होता है, ओएच मतलब क्षार होता है, जो एसिड और क्षार मिलकर दोनों को उदासीन कर देते हैं ताकि हमारे पेट की जो परतें हैं उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, उसके और क्या हुआ, हम भोजन अब हमारे अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखें इसका, खोज का, वो अमाशय कैसे काम करता है। इसमें एक यूएसए के व्यक्ति थे मार्टिन, उनको एक बीमारी हो गई कि उनको पहली बात एक गोली लगी थी, गोली लगने के बाद उनके पेट में छिद्र हो गया, तो वहाँ से एक बीमारी शुरू हो गई। तब उनका इलाज कौन कर रहा था, उनका इलाज कर रहे थे एक ब्यूमार्ड के डॉक्टर। ठीक, इलाज कौन कर रहा था, ब्यूमार्ड के एक डॉक्टर कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, अब जब छिद्र हो गया देखने के लिए उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो देखे, तो उन्हें आश्चर्यचकित हो गए कि जब तक अमाशय में 4 घंटे पूरे नहीं हो जाते, सही से ढंग से पाचन नहीं हो जाता, तब तक छोटी आंत का मुख नहीं खुलता है। ठीक, तो यह था अमाशय के काम। अब हमारा भोजन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट छोटी आंत में जाएगा। आंत, इसको बोलेंगे इंटेस्टाइन, छोटी आंत, हमारा क्या नाम है, इंटेस्टाइन। ठीक, छोटी आंत। तो अमाशय से हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया है, अब छोटी आंत में। ठीक, जब भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंच गया तो अभी हम देखें तो यकृत, ये पित्ताशय, पित्त, अग्न्याशय से पित्त क्या होगा, प्रोटीन पाचक एंजाइम, नंबर 2 वसा पाचक एंजाइम, ये भी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। ठीक, तो जब अमाशय से हमारा भोजन पहुंच गया छोटी आंत में, जब छोटी आंत में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी लंबाई पहले देखो, लंबाई है 7.7 मीटर। पतला घुमावदार संरचना। ठीक, ऐसे जैसे रस्सियाँ नहीं होती घूमते वही घुमावदार संरचना होती है, बहुत पतली पतली होती है, घुमावदार संरचना होती है। ठीक, इसे कहते हैं खाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका डाइजेशन हमारे पेट में अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। ठीक, तो इसलिए हमें खाने से पहले ध्यान देना चाहिए। तो छोटी आंत में ही यकृत, अग्न्याशय, पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। ठीक,
अभी हम देखें ना, पित्ताशय से यकृत में क्या रहता है, यकृत में से पित्त लगा होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में क्या बनता है, पित्त, पित्त क्या है, एसिड, इसको प्रोटीन पाचक, वसा, ठीक, वसा पाचन और हमारो अग्न्याशय से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, पाचक एंजाइम कहाँ सब छोड़ते हैं, सब छोटी आंत में ही अपने एंजाइम को छोड़ते हैं ताकि भोजन को अच्छे से पाचन हो जाए। ठीक, पाचन होने के बाद क्या होगा, ठीक, तो अग्न्याशय पाचक एंजाइम छोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोटीन का बनेगा, प्रोटीन से बनेगा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और वसा का बनेगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। और इसी छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण भोजन का, भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में क्या होते हैं, रसांकुर, अब इसमें क्या होता है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होगा, रोए एक तरह पचे भोजन को फैलने में सहायक, कोशिका द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति भोजन को ग्रहण और CO2 को बाहर, ठीक। तो मैंने पहले एक बार लिख दिया, अब एक बार समझाते हैं, ठीक। अमाशय से हमारा भोजन कहाँ गया, कहाँ पहुँचा, छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या हुआ, बगल में क्या है, अमाशय है, उसके बाद क्या है, पित्त, यकृत से पित्त लगा हुआ है, पित्ताशय, पित्त से पित्त रस निकलता है, ठीक। यहाँ से पित्त रस, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस, तो मिलकर यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अच्छे से करते हैं, ठीक। जब पाचन अच्छे से हो गया तो अब क्या बचा, अब कुछ बचा नहीं, तो यहीं पे भोजन का अवशोषण स्टार्ट हो, अवशोषण मतलब अब कोशिकाओं के लिए भोजन तैयार है, ठीक। अब जब कोशिकाओं के लिए भोजन तैयार है तो भोजन क्या होता है, तो कोशिकाएं अपने भोजन का ग्रहण स्टार्ट कर देती हैं, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। तो भोजन का ग्रहण करना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ से मतलब जो छोटी आंत के ऊपर रसांकुर लगे रहते हैं, छोटे छोटे रोए की तरह, बाल की तरह लगे, ताकि उसकी जगह को और बढ़ा दें, ठीक, ताकि भोजन का एब्जॉर्बेशन और अधिक मात्रा में हो सके, ठीक, ठीक। स्वांगीकरण क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण ऐसी प्रक्रिया है जब कोशिका द्वारा भोजन को ग्रहण करी, फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो अपनी ऊर्जा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण, ठीक। तो ग्लूकोज का निर्माण करेंगी, ग्लूकोज क्या है, एक ऊर्जा देगा, ऊर्जा, तो ग्लूकोज ऊर्जा देगा, तो ऊर्जा जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, ठीक। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ स्वांगीकरण हो गया, कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण की, ग्लूकोज निर्माण करने पर CO2 बाहर निकल गया, ठीक। तो पौधों में हमें क्या निकला, पौधों में CO2 ग्रहण कर रही थी, O2 बाहर निकाल रही थी। पौधे क्या कर रहे थे, CO2 को ग्रहण कर रहे थे, O2 को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन कोशिका में हमारा क्या होता है, यहाँ O2 को ग्रहण कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे छोटी आंत में ही अवशोषण और
स्वांगीकरण होता है। ठीक, इसके बाद भोजन का मैक्सिमम 90% मतलब अवशोषण, स्वांगीकरण सब कुछ यही छोटी आंत में ही होता है। इसलिए हमारी छोटी आंत छोटी भले हैं लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। ठीक, क्योंकि अग्नाशय का रस, पित्त का रस और स्वांगीकरण, अवशोषण सब कुछ इसी छोटी आंत में ही होता है। फिर उसके बाद लगभग 10%, 10% या 10 या 15% मान लो जो भोजन बचता है हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी भले है लेकिन काम उसका कुछ नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में काम है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, छोटी आंत से तब शेष बचे भाग का पाचन, मतलब जल, परस, खनिज लवण आदि का पाचन ये अच्छे से करेगा। ठीक, जल का, खनिज लवण का अच्छे से पाचन हो जाएगा। फिर जब अपशिष्ट बचता है 7 नंबर पे, फिर अपशिष्ट जो है मलाशय में इकट्ठा और गुदा द्वारा निष्कासन। ठीक, तो छोटी समझे, मुख से खाना, हम मुख से खाना खाए, ग्रासनी से होते हुए ग्रासनली में गया, ग्रासनली से अमाशय में 4 घंटे तक रहा, उसके बाद छोटी आंत में पहुंच गए, छोटी आंत में अग्नाशय, यकृत, पित्तरस सब अपना मिल्क काम पाचन रस निकालते हैं तो वह छोटी आंत में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर अच्छे से पाचन होता है। पाचन होने के बाद वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वहाँ पे भी अवशोषण और स्वांगीकरण की स्थिति होती है। उसके बाद बचा हुआ भोजन जाता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल या खनिज लवण कुछ भी जो मतलब लाभदायक वस्तु है उसका अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद जो अपशिष्ट बचे जिसका पाचन नहीं हुआ है वह हमारे मलाशय में इकट्ठा होगा, समय समय पर गुदा द्वारा वह बाहर निकलेगा। ठीक, ये था हमारा पाचन। ठीक, डेली हम खाते हैं पर इसकी स्थिति मतलब इसका प्रयोग हमारी इतनी जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्रयोग होता है। ठीक, यह था मानव में पाचन की स्थिति, मुख से लेकर हमारे गुदा द्वार तक जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक, आगे और भी जटिल प्रक्रिया और भी होंगी कि इसका कौन सा काम क्या कब क्या करता है, कितने समय में कौन कौन से एंजाइम होता है, एंजाइम कौन कौन से नाम है, वो सब बड़े क्लास में देखा। मैं साथ में ही हूँ तो सिर्फ मोटी मोटी मतलब बातों को जाना, अच्छे से जानो कि हमारा अमाशय कब तक काम करता है, क्या काम करता है, कि हम हमारे मतलब हमारे पेट में अगर गैस बना है, एसिड गैस बना मतलब क्या हो गया, एसिड बना है। इसमें लोग क्या कहते हैं कि हमें इनो दे दो। इनो क्यों देते हैं, क्योंकि इनो एक क्षार है, जब क्षार और अम्ल मिलेगा तो मिलकर क्या हो जाएगा, लवण। तो और नंबर 2 बात पहले देखो, तो दांत में सुबह में 2 बार ब्रश करना चाहिए क्योंकि दांत नहीं तो हमारे सड़ जाएंगे। नंबर 3 बात कि हमें खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी श्वास नली और ग्रास नली की एक ढक्कन के द्वारा बंद है। ठीक, अगर बाई चांस दोनों एक साथ खुले रह गए तो खाना हमारा जाना था ग्रास नली में, अब पहुंच जाएगा श्वास नली में, तो क्या हो जाएगा। ठीक, तो बाई चांस अगर दोनों खुले रह गए और खाना में ग्रास नली में जाना था और चला गया श्वास नली में तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या आती है, पहली बात हिचकियाँ आती है ताकि अच्छे से बाहर निकल जाए। अगर बाई चांस वो जो ग्रास नली में जो पहुंच गए, वो श्वास नली में जो पहुंच गया भोजन और ना निकल पाए तो क्या हो जाएगा, ठीक, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि खाते समय में बोलना नहीं चाहिए। ठीक, अमाशय में 4 घंटे रहता ही है। और छोटी आंत सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन है हमारा, क्योंकि भोजन के लगभग 60% काम वही करता है भोजन के पाचन में। पहली बात अवशोषण भी करेगा, स्वांगीकरण भी करेगा और पाचन भी करेगा। पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण तीनों का काम क्या है, हमारी छोटी आंत करती है। अब बड़ी आंत हमारी जल खनिज लवण का अवशोषण करती है। इसकी लंबाई लगभग होती है 1.5 मीटर। ठीक, इसी में होता है हमारा मलाशय, मल द्वार, गुदा द्वार। ठीक, और ठीक है, अगर दस्त, ठीक है, चलो उदाहरण देखते हैं। बीमारी में दस्त मतलब
बार बार उल्टी या बाथरूम जाना। बार बार बाथरूम जा रहा है, बार बार उल्टी हो रही तो क्या हो जाएगा? दस्त। इसको क्या बोलेंगे? दस्त की स्थिति। इसमें क्या हो जाएगा? जल की कमी। तो जल की कमी हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? ORS पियो। ORS सुझाव या बचाव। बचाव के लिए क्या हो जाएगा? ORS पीने की सलाह। ठीक, डॉक्टर क्या ORS पीने की सलाह देते हैं। ठीक, अगर इससे भी ना आराम हो तो क्या करें? ग्लूकोज चढ़ाएंगे। ग्लूकोज। ठीक, इसे भी आराम ना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाने की बात करते हैं। ठीक, ग्लूकोज जानते हो ना, डॉक्टर लोग आते हैं, एक बॉटल डालें, इंजेक्शन लगाएं, फिर ग्लूकोज चढ़ना स्टार्ट हो गए। उसमें थोड़ा खनिज लवण मिनरल भी डालते हैं ताकि डायरेक्ट वह हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करे, ताकि मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि अचानक और बार बार दस्त जाने की वजह से उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक, उसको तुरंत ग्लूकोज मिले, इसलिए उसको डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक, ग्लूकोज बड़ी आंत में होता है। ठीक, तो हमारा ये था मानव में पाचन कैसे होता है। ठीक, अब मानव में पाचन कैसे होता है इसको हम अच्छे से देख लिए। अब आगे देखते हैं जंतुओं में। जंतु मतलब जंतु में गाय में देखते हैं, गाय जुगाली करती है, क्यों करती हैं? देख, इस फिगर को देखना। मुख, ग्रास नली, श्वास नली, यकृत। यकृत कौन सा? भूरा रंग। पित्ताशय, पित्त, प्रोटीन, पाचन एंजाइम, वसा, सभी अच्छे से हम जान गए। में पाचन, जंतुओं में पाचन। नंबर पे देते हैं गाय का जुगाली करना। गाय का जुगाली करना। गाय जुगाली करती है, देखे हो ना कि घास चल ली, तो लोग सोचते हैं कि गाय एक बार खाना मतलब एक बार घास चल चुकी है, फिर बार मुंह क्यों डुला रही है? उसका जुगाली करना कहते हैं। ठीक, उनका 2 पेट होता है, 2 अमाशय है। और कितना अमाशय है? 2 अमाशय। एक रूमिनेंट और दूसरा रोमंथन। घास चरने बाद इकट्ठा इकट्ठा। ठीक, और इसमें क्या होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। जीवाणु हुए। पुनः पाचन। चलो ठीक है। ठीक, जंतु में पाचन पहले गाय को देखें, वो घास खूब चर रही है, किसी कहीं चराने गए, घास को कहीं छोड़ दी, चराने गए या उनको छोड़ दिए, खूब सारी घासें चरी, फिर उनको एक जगह बांध दिए, शाम को घर लाने के बाद उनको बांध दिए, फिर उनको देखना कुछ समय बाद कि वो जुगाली करती रहती हैं। फिर हम सोचते हैं कि बार बार जुगाली क्यों कर रही है, जब इतना खा लिए घास, इतना सारी घास खा रही हैं, तो जुगाली अब क्यों कर रही हैं? तो क्योंकि उनके 2 मतलब अमाशय का 2 पार्ट होता है। प्रथम में यह होता है कि रूमिनेंट, नेचुरल उनकी बनावट ही ऐसी है कि उनके प्रथम अमाशय में घास जो चरी जाके इकट्ठा हो गया। ठीक, उसमें अमाशय भी होता है, छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है। ठीक, इसमें जीवाणु भी होते हैं, तो तीनों को मिलाकर उनको अंधनाल बोलते हैं। ठीक,
तो वहाँ पे जो छोटी घास को इकट्ठा कर लिए, बाद में जब वो बैठेंगे ना तो वहाँ से निकाल निकाल कर फिर उसका पाचन करते हैं। ठीक, जब उसका खूब पाचन करेंगे फिर जाकर वो तब दूसरे आमाशय में जाता है, तो दूसरे आमाशय में जाएगा तो वहाँ पर उसका फिर से पाचन होगा, इसलिए उनके भोजन का अच्छे से पाचन हो जाएगा। क्योंकि वो गाय जो है घास में क्या हो गया, सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा स्वरूप है। ठीक, ऐसा क्यों होता है कि उनको दो पेट दिए, दो आमाशय क्यों दिए गए? क्योंकि घास चरते, घास में क्या होता है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज़्यादा बड़े अणु के बने होते हैं, तो उस अणु को तोड़ने के लिए उनका 2 बार पाचन होना आवश्यक है, इसलिए उनके 2 बार पाचन होते हैं। और नंबर 2 पे अमीबा, नंबर 2 पे देखो अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोश की जीव, एक कोश की जीव। अमीबा हमारी क्या है, एक कोश की जीव। कैसे होता है, ऐसे 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 होती है, यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं। अमीबा हमारी क्या है, एक कोश की जीव। ये क्या है, अमीबा। यह क्या है, एक खाद्य धानिया, इसी के माध्यम से यह भोजन ग्रहण। ठीक, जैसे भोजन ग्रहण करने की सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य में मुख से लेकर गुरुद्वार तक इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं कि अमाशय में जाएगा, ग्रासनली में जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर जो है मलाशय में इकट्ठा, फिर गुरुद्वार द्वारा उसका निष्कासन होगा। और गाय में 2 आमाशय होते हैं, एक में वो जुगाली घास को चरने के बाद इकट्ठा कर देंगे, बाद में जुगाली बैठ के करते हैं ताकि उनका अच्छे से पाचन हो सके। अमीबा में एक कोश की जीव ही है, तो वहाँ पे उसकी संरचनाएं ऐसी हैं कि उसमें छोटी खाद्य धानियाँ छोटी छोटी होती हैं, जिसके द्वारा वह अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। ठीक, छोटी सी जीव है, उसको भोजन चाहिए ही कितना, उसी के माध्यम से वह उसका भोजन ग्रहण कर सकती है। और अगला हम देखे थे कब, स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के जीवों के कोमल अंगों को खाना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो उस पर बाहरी आवरण है उसको नहीं खाती, उसके अंदर की जो भाग है उसका वह भक्षण करती है। और नंबर 4 क्या हो जाएगा, अजगर पूरा निगल लेता अपने शिकारी को। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम ही हमारा था जंतुओं में पोषण। ठीक, चैप्टर का हमारा नाम क्या था, जंतुओं में पोषण। जंतु पोषण कैसे कैसे हुआ। जंतु, पहले बात, हमारे जंतु क्या है, परपोषी है, दूसरों पर डिपेंड है। पौधों को या हम खाते हैं, उसके बाद या जंतुओं को खाते हैं। जंतु से गाय से दूध लेते हैं, बकरी से दूध लेते हैं। ठीक, तो चैप्टर, और अगला हमारा क्या था, उसके बाद परपोषी है, वो बात हो गई। कुछ जंतु चबाकर खाते हैं, कुछ पूरे अपने शिकार को भी निगल लेते हैं, ऐसा था। फिर पाचन देखें, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। ठीक, हम खाना खा लिए, उसके बाद उसका निष्कासन तक जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे कैसे होती है, कब क्या होती हैं, दांतों का काम क्या है, जीभ का क्या काम क्या है, ग्रास नली और श्वास नली के बीच में जो ढक्कन लगा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, ये सब जाने हम। फिर जंतुओं में पाचन, गाय जुगाली क्यों करते हैं, ये सब हम अच्छे से जाने। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट भाग यही था कि जंतुओं में पाचन कैसे होता है, उसको हम अच्छे से जान गए। तो अगला चैप्टर हमारा है तंतु से वस्त्र बनना, जो हम चैप्टर नंबर 6 में क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, पर उसका थोड़ा एडवांस मॉडल है। एडवांस मॉडल समझते हो कि थोड़ा और बढ़ाकर इस बार है कि रेशम का कीट बनता कैसे है,
ये सब बारे में है। ठीक, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। मैं इसलिए लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ताकि हम सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक, अब इस